नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और आज हम नेक्स्ट मतलब और आगे एक और स्टेप पे बढ़ चुके, नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शब्दों के वर्गीकरण को, जिसमें हमने 3 वर्गीकरण पढ़ लिया है। एक आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। सेकंड हमने पढ़ लिया है आपका रचना के आधार पर, और तीसरा हमने पढ़ लिया है अर्थ के आधार पर। आज जो चौथे नंबर पे है वो हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते, कैसे होते, वगैरह वगैरह। तो निकालिए अपने नोटबुक एंड पेन और डालिए पहल 4th नंबर पे हेडिंग। ओके, इसमें हम लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम लिखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विकारी शब्द, विकारी शब्द, और नंबर 2 जिन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को व्यय शब्द भी बोल देते हैं, और अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी बोला जाता है। ध्यान रखें। तो हम फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं। फर्स्ट हेडिंग में पढ़ते हैं हम विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द, ठीक। तो हम लिखेंगे ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक प्रभाव डालते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ध्यान से समझना क्या लिखा मैंने। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का असर होता है, जिन पर लिंग वचन कारक के द्वारा असर दिखाया जा सकता है, प्रभाव डाला जा सकता है, वो शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। इनके विकारी शब्दों के भेद हम पढ़ेंगे। विकारी शब्द के भेद, विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो देखिए ध्यान से। विकारी शब्द मुख्यतः विकारी शब्दों विकारी शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन से होते हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, और नंबर 4 आपका क्रिया। ये वो 4 शब्द हैं जिन पर वचन कारक और लिंग का प्रभाव पड़ता है। एक तो संज्ञा जिसे नाउन कहते हैं, सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है, और क्रिया जिसे वर्ब कहते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको 2 मिनट दिए हैं जिससे आप इसे नोट कर सकें। फटाफट से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे से बच्चों, बिना किसी आवाज के। ध्यान रहे क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते, कौन कौन से? एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते जिन पर वचन, लिंग व कारक का प्रभाव पड़ता है, या प्रभाव डाल सकते हैं अपना। और विकारी शब्दों के 4 भेद होते, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ध्यान रहे। ओके,
जल्दी से नोट करिए, फटाफट जल्दी से नोट करें बच्चों। आई होप मेरे प्यारे से बच्चों आप सबने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ में हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। दूसरी हेडिंग बनाइए, अविकारी शब्दों के भेद। सॉरी, अविकारी शब्द ना, अविकारी शब्द क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अविकारी शब्द दूसरे नंबर की हेडिंग है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं हम लिखेंगे, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई असर ना हो वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, फिर हम लिखेंगे अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के अगर भेद लिखे जाएं तो कितने होंगे? अविकारी शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन से होते हैं? नंबर 1, क्रिया विशेषण। नंबर 2, संबंध बोधक। नंबर 3, समुच्चय बोधक। नंबर 4, विस्मयादि बोधक। और नंबर 5 आपका लास्ट होता है निपात। ये कुछ आपके अविकारी शब्द।
देखिए 2 मिनट का समय आपके लिए फिर दे रहा हूँ। अभिकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई असर नहीं होता है, मतलब इन्हें लिंग, वचन, कारक द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभिकारियों के भेद दे रखे, अभिकारी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सब के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब अभिकारी शब्द के एग्जाम्पल होंगे। अगर विकारी शब्द के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों के जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे उदाहरण विकारी शब्द के होंगे, ध्यान रहे। ओके। अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो सब अभिकारी शब्दों से ही लिए गए होंगे, इसीलिए उसका नाम अव्यय है, क्योंकि उस पर लिंग, वचन, कारक का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। लिंग, वचन, कारक क्या होते हैं इनको हम संज्ञा के साथ में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ रहे होंगे तो इस तरीके से पढ़ रहे होंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए तो फिर इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रहे, ये सब मतलब आपको सीखना है, और नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों के सारे काइंड, धीमे धीमे, और अभिकारी शब्दों के। आज मैं अभी इसके आगे मैं रिवीजन कराए दे रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको कितना कुछ पढ़ा दिया, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भाषा। भाषा क्या होती है ध्यान से समझते रहना, इसे नोट कर लेना एक पेज पे, है ना। भाषा क्या होती है बाद में टाइम दूंगा मैं। भाषा क्या होती है? किसी भी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते व दूसरों के भावों और विचारों को सीखते हैं।
भाषा की मुख्यतः टाइप मैंने बताए थे, तो भाषा की मुख्यतः 3 टाइप होते हैं। एक तो मौखिक भाषा, ठीक, दूसरी आपको बताई थी लिखित भाषा, लिखित भाषा, और तीसरी आपको बताई थी सांकेतिक भाषा। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं ली हैं कृपया ले लें, बहुत अच्छी क्लासेस बनाई है मैंने, बहुत सारा कंटेंट है हर एक क्लास में। मौखिक भाषा कौन सी है? जिसे बोलकर प्रकट किया जाए, जिसे बोलकर बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाता है, वो आपकी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा को पढ़कर या, ध्यान से समझना, पढ़कर या लिखकर प्रकट किया जाता है, वो आपकी लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जिसे इशारों के द्वारा या संकेतों द्वारा समझा जाए। समझ आ रहा है? संकेतों द्वारा समझा जाए, वो आपकी सांकेतिक भाषा है। किसी भी भाषा की लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि क्या होती है? लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर मैंने इसी के साथ आपको पढ़ाया था व्याकरण। व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के आपको 4 पार्ट बताए थे। नंबर 1 आपके वर्ण विचार, दूसरा आपका था शब्द विचार, तीसरा पद विचार था, चौथा था आपका वाक्य विचार। ध्यान रहे मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ा दिया है, शब्द विचार पढ़ा दिया है। जो हम नेक्स्ट आगे की क्लासेस पढ़ेंगे वो आपके पद विचार होंगे, जिसमें आपको पद के बारे में पता चलेगा। इस तरीके से समझिए। और वाक्य विचार है आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, बस 2 मिनट का टाइम है, तो प्यारे से बच्चों देखेंगे जरा। तो मैंने आपको यहाँ तक आपको चीजें समझा दी थी कि समझते रहना। फिर से मैं एक बार रिवीजन कराए दे रहा हूँ। भाषा क्या होती है? भाषा वही साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कुछ प्रकार टाइप होते, भेद होते हैं, जिनमें से नंबर 1 मौखिक भाषा है, जिसे बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाता है। नंबर 2 दूसरी भाषा लिखित भाषा है, जिसे पढ़कर या लिखकर प्रकट किया जाता है। नंबर 3 सांकेतिक भाषा है, जिसे इशारों या संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, और लिपि क्या होती है? लिखने का ढंग कहलाता है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट एक तरीके से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। और व्याकरण 4 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जिसमें से वर्ण विचार आपको मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, शब्द विचार आपको पढ़ा चुका हूँ, पद विचार अब हम आगे पढ़ेंगे, और वाक्य विचार आपका उसके आगे आएगा, ठीक है। फिर हम इसके आगे और पढ़ें तो भाषा के बाद में हमने पढ़ा था वर्ण। ध्यान से देखें, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के जो भेद हैं, भेद कितने होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ध्यान से समझते रहना मेरे प्यारे बच्चों। व्यंजन, स्वर कितने टाइप के होते हैं? स्वर 3 टाइप के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, ठीक, एक दीर्घ स्वर होता है, एक आपके प्लुत स्वर होता है। ये आपके टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। फिर उसके बाद में व्यंजन है। व्यंजन के आपके 4 टाइप होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक, फिर दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, नंबर 3 आपका ऊष्म व्यंजन होता है, नंबर 4 आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक। और इन सब की संख्या इनकी 25 होती है, इनकी 4 होती है, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये इस तरीके से बटे हुए होते हैं व्यंजन। व्यंजन में आपको मैंने वर्ण में आपको पढ़ाया था। फिर महाप्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण जिनको, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, जिनको बोलते समय कम वायु की जरूरत होती है वो अल्प प्राण होते हैं। जिनको बोलते समय हमें ज्यादा वायु की जरूरत होती है वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। वर्ण के बाद में आपका जो नेक्स्ट सेगमेंट था वो शब्द था। क्या था मेरे बच्चों? शब्द। शब्द के भेद बताइए आपको। शब्द के भेद कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ाया था मैंने। शब्द आपको 4 तरीके से बांट के बताया था। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मैंने पढ़ाया था रचना के आधार पर, और नंबर 3 आपको पढ़ाया था मैंने अर्थ के आधार पर। फिर आपको चौथे नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर, जो कि इसी क्लास में प्रयोग
के आधार पर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे। तो प्यारे से बच्चों ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, इनको और एक साइड लगाई देते जिससे आप सबको दिख जाए। ये मैंने बताया था। फिर इसके साथ में मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि वो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद होते। तो एक होता है तत्सम शब्द, एक होता है तद्भव शब्द, एक होता है आपके देशज शब्द, एक होते हैं आपके विदेशी शब्द, और एक आपके लास्ट होते हैं संकर शब्द। फिर रचना के आधार पर आपको बताए थे मैंने। रचना के आधार पर कौन से बताए थे आपको? रूढ़ शब्द बताए थे, यौगिक बताए थे, और तीसरा बताया था योग रूढ़। अर्थ के आधार पर आपको बहुत सारे शब्द बताए थे, जिनमें से एक था पर्याय शब्द, दूसरे विलोम शब्द थे, तीसरे श्रुतिसम भिन्नार्थक थे, चौथे आपके थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पांचवें नंबर पे आपको बताए थे अनेकार्थी। प्रयोग के आधार पर आपको शब्द दो तरीके से बांटे थे। नंबर एक विकारी शब्द, विकारी शब्द, और नंबर दो अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के 5 भेद बताए थे आपको, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों के बताए थे मैंने क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, और नंबर 4 आपका जिसमें आदि बोधक, और एक निपात। ये सारा कुछ बताया था। तत्सम शब्द फिर से शुरुआत से समझ लो जरा, मैं फिर से रिवीजन करा दूं आपका। यहाँ से वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और साथ में 3 और अन्य स्वर होते हैं। कौन कौन से? अयोगवाह, अयोगवाह जिसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो अनुस्वर, एक अनुनासिक और एक विसर्ग। फिर बात करें व्यंजन की, व्यंजन 4 टाइप से बांटे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर इसके बाद में शब्दों की बात करें, शब्द कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम कौन से? जो संस्कृत भाषा के बिना परिवर्तन के हिंदी में है। तद्भव संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में परिवर्तित होकर के आए। देशज जो हिंदी के ही हैं। विदेशी जो विदेशी भाषाओं के, मतलब कि जो हिंदी संस्कृत को छोड़ के अन्य भाषाओं के हैं। संकर वो जो 2 भाषाओं से मिलकर के बने शब्द हैं। रचना के आधार पर रूढ़ कौन से? वे शब्द जिनको तोड़ करके अलग अलग अर्थ नहीं हो सकता है। यौगिक वो जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनाए और मूल शब्द जैसा ही अर्थ रहता है। योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनाए लेकिन जिनका अर्थ मूल शब्द के अलावा भी कुछ अन्य निकलता है। इसीलिए योग रूढ़ शब्द में आप देखोगे जरा एक बहुब्रीहि समास भी बन जाता है। अर्थ के आधार पर पर्याय शब्द होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी। पर्याय शब्द कौन से होते हैं? जिनमें बहुत सारे शब्द जिनका अर्थ एक ही होगा। विलोम शब्द 2 शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं दोनों के। श्रुतिसम भिन्नार्थक जो सुनने में सेम लगते हैं लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कि जिन बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द कोई चुना जा रहा है। जैसे जो ईश्वर को मानता है आस्तिक, जो नहीं मानता है वो अनास्तिक। अनेकार्थी जो मतलब कि एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। प्रयोग के आधार पर आपको 2 शब्द बताए, एक तो विकारी शब्द और एक दूसरा विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन पर लिंग वचन कारक का असर पड़ता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 है जो विकारी है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? 5 होते। कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आपके निपात। इस तरीके से आपकी व्याकरण मैंने आपकी एकदम 0 से शुरू करते हुए आपके यहाँ तक हीरो तक ले आए। आई होप आप सबको यहाँ तक की सारी जानकारियां समझ में आई होंगी, आप तक पहुंची होंगी।
जो भी मैंने अपनी तरफ से आपको पढ़ाने की कोशिश की वो सब के सब आप तक पहुंचा होगा जानकारी। इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से आपको लर्न कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, एकदम दिमाग में, खोपड़ी में, इस भेजे में बिठा लेना है। समझ आया नहीं आया? और आप सब भेजे के साथ भेजे गए, इतनी बात भी समझ लेना। वो एक मूवी दिखाई थी ना, उसमें वो बताया था कि मेरे पास भेजा नहीं है। तो आप सब भेजे के साथ भेजे गए हैं, तो उस भेजे में इस सारी जानकारी को एकत्र कर लेना, ये बहुत काम आएगी बेटा। समझ आ रहा है? तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए अपनी प्यारी सी एक कोचिंग क्लासेस जिसे कहा जाता है सोर्स कोचिंग क्लासेस। और मस्ती में रहिए, अपने मौज में रहिए। अपन जब कोचिंग में घुसते हैं तो देखा होगा कोचिंग के जो बाहर दीवार है उस पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले मनुष्य बनिए, और मनुष्य बनने का सबसे मूल और सरल मंत्र एक ही है कि दूसरों के साथ में वही व्यवहार करें जो खुद के साथ में उम्मीद करते हैं आप दूसरों से। तो ध्यान रहे, प्यार से बैठें, प्यार से आएँ, प्यार से जाएँ। किसी के साथ कोई झगड़ा ना करें, किसी के साथ कोई गंदा व्यवहार ना करें, किसी को भी छेड़े ना, कैसा भी छेड़ना हो सकता है, कोई भी नशा ना करें। अगर इन सब चीज़ों से बच गए तो आप यूँ समझो कि आप तरक्की कर लोगे, विकास कर लोगे, उन्नति कर लोगे, मतलब जो भी आप कहते हो वो सब कर लोगे। ओके, ध्यान रहे, बस चोरी नहीं करना, चीट नहीं करना और नशा नहीं करना, इन सब चीज़ों से बचे रहना। बाकी सब आप बढ़िया मौज मस्ती, खूब सारा खेलो, खूब सारा पढ़ो। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और ये सारी चीज़ें लर्न कर लीजिए, बहुत जल्द आप सबकी क्लासेस में मैं पूछने वाला हूँ।